हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैथ पीके में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के 2023 27 मार्च यानी कि आज के दिन जो पेपर हुआ है, ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड का, उसका डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन रहे थे और उनके क्या सॉल्यूशन हैं। दोस्तों, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। देखो दोस्तों, पेपर का जो लेवल था काफ़ी आसान था। बस एक दो क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछ लिए थे, बाकी ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आसान था। तो वन बाय वन करके हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डेनियल सेल में Zn व Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता 1 मोल डेसीमीटर -3 है, तो विद्युत दिए विभव का मान क्या होगा। दोस्तों, कई बच्चों ने इसका जीरो किया है, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, बी 1.10 वोल्ट। ठीक है ना। इसका देखिए दोस्तों, 1.10 वोल्ट कैसे है। देखिए, जो डेनियल सेल होता है उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, Zn सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस से Zn प्लस 2 एक्वस और कॉपर सॉलिड। अगर हम इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/2 लॉग Zn प्लस 2 अपॉन Zn प्लस 2। अब इन दोनों की यो हमें सांद्रता क्या दे रखे 1 और इसकी भी क्या दे रखे 1, तो 1/1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ई सेल की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल -0, और ई जो सेल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट सेल के। और दोस्तों, अपन डेनियल सेल के अंदर जो ई नॉट सेल होता है वो कितना होता है 1.10 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा आपका 1.10 वोल्ट। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये व्यंजक दे रखा है आपके लिए k इक्वल टू 2.303/t लॉग r0/r कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। दोस्तों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, किसी समय के किसी क्षण पर वेग को व्यक्त करने के लिए ज्ञात किया जाता है। तो किसी क्षण पर जब बात करते हैं तो कौन सा वेग किया जाता है, ताक्षणिक वेग। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन का। देखिएगा, कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन अयस्क है, तो कैलामाइन हो जाएगा जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितंतुर लिगेंड है। दोस्तों, फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है C2O4। ऑक्सीलेटो कैसा है, द्वितंतुर लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है। बाकी सारे कैसे हैं, मोनोडेंटेड, एक दंतुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CF2Cl2 फ्रियोन का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रियोन 12। क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उपोत्पाद है, यानी कि जो साइड प्रोडक्ट बनेगा सह उत्पाद, उसमें क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एसीटोन। अभी इसकी रिएक्शन मैं दिखाऊंगा आप लोगों के लिए कि कैसे एसीटोन मिलता है, आगे देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता, यूरेसिल नहीं पाया जाता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मिला गया पदार्थ अभिक्रिया के दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक विष। क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक विष। इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेरक विष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु स्पीसीज या किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना कहलाता है। तो ये अधिशोषण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, अधिशोषण। नेक्स्ट है, विलियमसन संश्लेषण में ... की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनते हैं। तो हम किसके साथ कराते हैं, RX के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसका फोर्थ का जो लास्ट रिक्त स्थान है उसका क्या आंसर रहेगा दोस्तों, का जलीय विलयन फैलिंग ए कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, CuSO4 का जो जलीय विलयन है वो क्या कहलाता है आपका, फैलिंग विलयन ए कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड का पहला, प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय रेडियो एक्टिव क्षय की कोटि होती है। तो ये दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कैसी होती है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है, यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन
में प्रयुक्त एंजाइम, तो ये कौन सा एंजाइम होगा, यूरिएज एंजाइम। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बस एक ही लाइन का नहीं पूरा एक शब्द लिखना था केवल बस इन दोनों में, तो प्रथम कोटि और इसका यूरिएज। नेक्स्ट है सुक्रोज को हावर्थ संरचना द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखते हैं इसकी हावर्थ संरचना। देखिए दोस्तों, यूरिएज था पहले वाले का आंसर, इससे पहले वाले का थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा आपका, ये आपकी सुक्रोज की क्या है, हावर्थ स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज और सेकेंड यूनिट है आपकी बीटा डी फ्रैक्टोज। इसमें कार्बन फर्स्ट और इसके कार्बन सेकंड के बीच में क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर बना के आनी थी। राइट है, चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपवहन का नामांकित चित्र बनाइए और फैन प्लवन विधि का चित्र बनाइए। तो इनमें तो दोनों डायग्राम बनाने, ये आप सीधा ही बुक में देख सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण। और अगली है आपकी आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। इन तीनों क्वेश्चनों को एक साथ देखते हैं, बहुत ही आसान थे तीनों ही क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो था आपका उन तीनों में से यानी कि 6th क्वेश्चन, वो कह रहा है कि फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रिएक्शन लिखिए। तो ये दोस्तों जानी मानी आपकी कौन सी रिएक्शन है, कॉल्वे रिएक्शन। तो कॉल्वे रिएक्शन में आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसके बाद में आपको बनता है सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड को अगर हम CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनता है। और इसी की दूसरी रिएक्शन क्या होती है आपकी, राइमाटीमन, उसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो राइमाटीमन इंपॉर्टेंट थी, तो उसके साथ में आपको कॉल्वे भी बता रखी थी, तो कॉल्वे पूछ ली गई रिएक्शन। तो ये काफ़ी सिंपल था। अगला देखिएगा, अगला क्या था, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर जो दे रखे हैं आपको आइसोब्यूटिल अल्कोहल की है। अगर हम इसमें अगर नॉमेनक्लेचर करें तो इसको नंबर 1, इसको 2 और इसको क्या देंगे 3। 2 पर आपका मिथाइल लगा हुआ है, 2 मेथिल प्रोपेनबनॉल। तो ये आसान था। नेक्स्ट कह रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाइए। तो दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, या तो ऐसे लिख लो आप चाहे ऐसे लिख लो। तो ये रही थी आपकी 3 क्वेश्चन 6, 7, 8 थर्ड पार्ट के। नेक्स्ट आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के कुल कणों की संख्या निकालिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 4। तो ये 1.5 नंबर का स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन रहा है। तो देखिए दोस्तों, फलक केंद्रित यानी कि FCC बोलते हैं हम इसको। FCC की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो घन है आपका उनमें सभी कोनों पर कण उपस्थित होता है और प्रत्येक फलक के केंद्र पर क्या होता है, कण उपस्थित होता है। तो यहाँ से हमें कुल कण निकालने, क्या निकालने, कुल कण निकालने दोस्तों। तो कुल कण आपको कैसे कैसे काउंट करने हैं, देखो कोनों पर उपस्थित कण और उसकी सहभागिता से गुना कर दिया, प्लस फलक केंद्र पर उपस्थित कण और उसकी सहभागिता से गुना करा देना है। यानी कि 8 कण आपके कोने पर हैं, उसको तो 1/8 से, 6 फलक के केंद्र पर है उसको 1/2 से। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 + 3। तो आंसर इज करेक्ट, क्या हो जाएगा आपका 4। तो सिंपल सा 1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ना दोस्तों, वो क्या था आपका कि P प्रकार के अर्धचालक को आप एग्जाम्पल से समझाइए। अब P प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, देखिए जब 13वें वर्ग के तत्वों में ना, जब 13वें वर्ग के तत्वों को जैसे कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम को 14वें वर्ग के तत्वों के साथ मिलाया जाता है तो P प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। इस दौरान होता क्या है दोस्तों, 13वें वर्ग का जो तत्व है वो कैसा होता है, त्रिसंयोजी। और 14वें वर्ग का तत्व कैसा होता है, चतुसंयोजी। जब 13वें वर्ग को 14वें वर्ग में जब हम संयोग करते हैं या अब मिश्रित करते हैं तो वहाँ पर एक हॉल बन जाता है, क्या बन जाता है, हॉल या छिद्र बन जाता है। और इसी छिद्र के कारण क्या होता है, चालन होता है। ये तो इसकी डेफिनेशन सी हो गई। और इसी का एग्जाम्पल देखना है तो अपन कह सकते हैं कि भाई सिलिकॉन में आप बोरॉन मिला दो। देखो सिलिकॉन में जब बोरॉन मिलाओगे तो सिलिकॉन के पास तो पहले 4 कार्बन थे, लेकिन यहाँ एक हॉल जनरेट हो गया। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, P टाइप का सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। और ये डेफिनेशन हो गई हल्की सी। हालांकि डिटेल में ज़्यादा समझाना नहीं है, इतना सा भी अगर आपने लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6th क्वेश्चन। वो कह रहा है आपसे कि आप क्लोरोबेंजीन से क्या करिए, डाइफेनल का फॉर्मेशन कीजिए, बनाइए। तो क्लोरोबेंजीन से डाइफेनल बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिटिंग अप क्रिया याद आनी चाहिए इस टाइम पे, है ना। एक उल्मान रिएक्शन भी है तो फिटिंग सही है। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है,
फिटिक रिएक्शन के अंदर 2 क्लोरोबेंजीन लेने और सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो डाइफेनिल बन जाता है। तो बहुत ही आसान रिएक्शन थी ये दोस्तों। इस पेपर के अंदर कम से कम 4-5 नेम रिएक्शन पूछी गई हैं। अभी तक हमने 2 तो देख ही ली है ना, अभी और आने वाली है। तो देखिए आप आगे का क्वेश्चन क्या। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछ रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल का 35% वेट बाय वेट विलयन वाहनों के इंजनों को ठंडा करने में काम आता है। इसमें जल का आयतन मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। अब इसको देख के नहीं बच्चा घबरा जाता है, छोटे सा एग्जाम्पल है ना, छोटा सा एग्जाम्पल है परसेंटेज वेट बाय वेट का। अगर इसका मतलब ही पता है तो क्वेश्चन हो ही गया, 1.5 नंबर पूछा है। तो ये भी बहुत आसान क्या है क्वेश्चन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, बहुत ही सिंपल है। हालांकि इसको तो देख के पता चल जाता है कि भाई इसका 65 ml आंसर होगा, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है, एथिलीन ग्लाइकोल का परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे रखा है 35%। अब इस बिलियन के अंदर जो बिले है आपका एथिलीन ग्लाइकोल, उसका आयतन कितना होगा 35 ml। अगर आपको 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे रखा है तो इसका मतलब जो बिले है वो कितना है 35, जो जितना दे रखा है। बाकी बचा कुचा 65 क्या होगा, बचा कुचा आपका 65 क्या होगा, विलायक होगा। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता क्या है, बिले का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 100, ठीक है। अब आपको पता है भाई कि ये तो 35 दे रखा है, अब ये जितना है उतना ही बिले का आयतन मानना है। अब बिलियन का आयतन क्या होता है, बिले का आयतन प्लस विलायक का आयतन। इसमें से ये 35 और बिले का आयतन 35 यहाँ रख दिया, विलायक का आयतन निकालना है ना, इंटू 100 ही है। अब इसको इधर ले जाएंगे और 35 नीचे आएगा, 35 से 35 कैंसिल, ठीक है। और अब इस 35 को हम उधर वापस भेजेंगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ से आपके H2O यानी कि विलायक का आयतन आएगा 65 ml, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परासरण दाब किसे कहते हैं और समुद्र के विलवणीकरण में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। परासरण बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। परासरण क्या होता है, परासरण में आपके 2 विलयन होते हैं, एक तो हाई क्या होता है कंसंट्रेटेड यानी उच्च सांद्रता वाला, और एक लो सांद्रता वाला। बीच में आपकी ये क्या है, ये है SPM मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये क्या कह रहा है कि उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली से स्वतः गमन होना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। यानी कि अगर लो कंसंट्रेटेड या निम्न सांद्रता वाले विलयन से अपने आप स्वतः ही SPM के द्वारा अगर विलायक के कण इधर की तरफ गमन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, परासरण कहते हैं। हर बार परासरण से आता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब भी आया क्वेश्चन। अब समुद्र के जल के विलवणीकरण में, समुद्र के जल के विलवणीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, प्रतिलोम परासरण। इसी के जस्ट बाद पढ़ते हैं हम, प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्र के जल के विलवणीकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि PtH2OBr2 के ज्यामिति समावेवी बनाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट ये था, है ना, पेपर में देख लेना आप लोग, ये तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ सीधा ही। तो यार देखिए यहाँ पर ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, पहली बात तो क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर बनेगा, वर्ग समतलीय। टेट्राहेड्रल तो ज्यामिति समावेशिता प्रदर्शित ही नहीं करते, ठीक है। तो बहुत आसान था ये तो। अगर आपके ब्रोमीन दोनों एक तरफ हैं तो उस टाइम सिस बन जाएगा, जिसको हम संपर्क समावेव कहते हैं, है ना। तो दोनों Br एक तरफ और दोनों H2 एक तरफ। अब फिर बाद में हमने इसको 180 कर दिया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस हो गया, दोनों स्ट्रक्चर बनानी थी, लॉस ऑफ 1.5 नंबर। इतना आसान पेपर रहा था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको 3 क्या दे रखे हैं, 3 आपको दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उनके अपन को नाम लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा टेट्रा एक्वा कॉपर सेकेंड आयन, नेक्स्ट का हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, और दोस्तों नेक्स्ट है हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड आयन। देखो तीनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक एक क्या दे रखें लिगेंड, यानी एक ही टाइप के लिगेंड दे रखें। अगर 2 टाइप के होते तो भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। इन तीनों ही एग्जाम्पलों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। जो बच्चा थोड़ा बहुत भी नॉमेनक्लेचर जानता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकता था। क्लियर है या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो है हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया को बताइए, या इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन है। देखो इसके बारे में पहले लैंग्वेज लिखनी है, उसके बाद में ये रिएक्शन देनी है अपन को। और एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ आर लिया है, आर की जगह CH3 ले लो। जब एमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं NOH की उपस्थिति में, तो एक कम कार्बन वाली एमीन प्राप्त होती है, या कह सकते हैं प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो इसे हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब एक कम कार्बन कहाँ से कम हो रहा है, ये जो C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन आपका कम हो रहा है, इसलिए इसे निम्नीकरण कहते हैं। अगर यहाँ पर 5 कार्बन है तो आपको 4 कार्बन की एमीन मिलेगी। Br2 NOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बन रही है आपकी RNH2 Na2CO3 और NaBr और H2। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था कि जो ट्राई मैथिल एमीन है वो मैथिल एमीन से कम क्षारीय होती है, क्यों, इसको समझाइए। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगा, ये अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर का। तो दोस्तों देखिए, ट्राई मैथिल एमीन जो है वो मैथिल एमीन से कम क्षारीय क्यों होती है। पहली बात तो जो एमीन है आपकी, उसमें नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करते हैं, इसी के कारण ये बेसिक होते हैं। अब बात यह है कि कौन अच्छे से लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करेगा, वो ही बढ़िया क्या होगा, बेस हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर हम इसमें आई इफेक्ट से देखें तो इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है भाई, ये तो हो गई लुईस के हिसाब से। लेकिन आप जानते हैं कि ब्रोंस्टेलोरी क्या कहता है, जो H+ आयन लेता है उसे क्या कहते हैं, बेस, और जो H+ आयन देता है उसे कहते हैं अपन एसिड। यहाँ पर जब ये H+ आयन लेंगे तो दोस्तों जो जो कैटायन बनेगा, है ना, जो कैटायन बनेगा वो जितना ज़्यादा स्थायी होगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी। अब हम देखें कि जब हम जल के अंदर लेते हैं, यानी कि जल प्रावस्था के अंदर लेते हैं, जलीय प्रावस्था के अंदर लेते हैं, तो होता क्या है, मैथिल एमीन के द्वारा H+ आयन लेने के बाद बना धनायन अधिक स्थायी होता है, और यह धनायन जितना अधिक स्थायी होगा यौगिक भी उतना ही अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो क्षारीयता का क्रम तो ये हो गया। अब इसमें जो पहला वाला है, इसके अंदर जो इसके अंदर जो धनायन बन रहा है वो स्थायी क्यों है। देखिए यहाँ पर 2 कारण हैं आपके मैथिल एमीन के अंदर जो धनायन बनेगा उसके स्थायी होने के 2 कारण हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, प्राथमिक एमीन के अंदर देखो 1 2 3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ केवल एक ही बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर विलायकन भी क्या है, अधिक है। ठीक है, विलायकन ऊर्जा भी अधिक है। इसके वजह से आपका क्या है, प्राथमिक एमीन जो है वो तृतीय एमीन से ज़्यादा क्या है, क्षारीय है, या कह सकते हैं अपन मैथिल एमीन ज़्यादा क्षारीय किससे, ट्राई मैथिल एमीन से। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, कृत्रिम मृदुरक किसे कहते हैं, 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो बेरासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए और कैलोरी मान को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सैक्रीन और एस्पार्टम। इन दोनों के बारे में भी हम अंदर लिख सकते हैं, बाकी इतना काफ़ी है। कृत्रिम मधुरक क्या करते हैं, ये कैलोरी तो इनमें ज़्यादा नहीं होती है लेकिन मीठा बहुत होते हैं, है ना। साधारण जो मधुरक होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए जनरली ये यूजली आते हैं। क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। आपको बस एग्जाम्पल देने, प्रतिजैविक, स्वावक, पीड़ाहारी और प्रति अम्ल औषध, एंटीबायोटिक, नार्कोटिक और एंटासिड, इनके एग्जाम्पल देना है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट का आप पेनिसिलिन लिख सकते हो, अगला मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये सारे क्या हैं, प्रति अवसाद है, और रेंटेडिन आपका क्या है, प्रति अम्ल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो था आपका स्वार्ज अपक्रिया। स्वार्ज अपक्रिया की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल देना है। एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड की अपक्रिया जब धात्विक फ्लोराइड के साथ कराते हैं, जैसे कि AgF, Hg2F2, इसके साथ गर्म कराते हैं तो क्या बनते हैं, एल्किल फ्लोराइड। ये एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है दोस्तों। यहाँ से क्या होता है, ये फ्लोरीन यहाँ चला जाता है और ब्रोमीन यहाँ आ जाता है। ठीक है, आयन हेलोजन विनिमय अपक्रिया हो गई, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, फ्लोरो एल्किल बनते हैं, और साथ में AgBr बन जाता है। अगर यहाँ Cl होगा तो AgCl बन जाता है। तो एक साधारण सी रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ईंधन सेल के बारे में। 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से ईंधन सेल की संरचना के बारे में वर्णन कराया है और इसकी रिएक्शन भी लिखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ईंधन सेल की संरचना का नामांकित बनाना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग NCERT में देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। Cu+2 एक्वस आयन के लिए
प्रचक्रण मात्र चुंबक के आघूर्ण की गणना कीजिए। Zn, Cd, Hg व Cn संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है। और मिश्र धातु पीतल के अवयवों के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये तो रिपीट हुआ है, 2022 में पूछा था। तो इसकी सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, कॉपर +2 दे रखा है तो हमने इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा। कॉपर का क्या होता है 3d10 और 4s1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया और एक इसमें से गया। तो इस तरह से अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्मित है। अब यहाँ पर हमने प्रति चक्रण मात्र लिखना है, यानी कि अपन को यही वाला सूत्र लगाना है, स्पिन ऑनली बोलते हैं इसको, √n × n+2। तो यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये रखा, क्या है आपका √3, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो यहाँ 72 या 73 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया, ये तो बोर मैग्नेट्रॉन। अब कह रहा है कि Zn, Cd, Hg व Cn के ये मतलब संक्रमण तत्व क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसलिए नहीं है कि इनका जो डी कक्षक होते हैं उनमें उदासीन और सामान्य ऑक्सीजन अवस्था में क्या है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि ये पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए ये क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि भाई पीतल की जो मिश्र धातु उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कॉपर + Zn से आपका क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 18, अंतर लिखिए, है ना। तो आपको क्या करना है, अल्प घनत्व, उच्च घनत्व पॉलीथीन और समबहुलक और सहबहुलक और प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक में अंतर लिखना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है दोस्तों, जिसको तो बस केवल याद है वो सीधा लिख देगा। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, अल्प घनत्व और उच्च घनत्व पॉलीथीन। देखो अल्प घनत्व पॉलीथीन के अंदर तो एक तो उच्च दाब लेते हैं और 350 से 570 केल्विन ताप लेते हैं। ठीक है। इसमें एथीन को परऑक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकृत करवाते हैं, जबकि आपकी जो उच्च घनत्व पॉलीथीन में इसमें एथीन को 333 केल्विन से 343 केल्विन, यानी कि उससे कम ताप और उससे बहुत कम दाब लेते हैं। जिगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एथीन को बहुलीकृत कराते हैं तो आपको क्या मिलती है, उच्च घनत्व पॉलीथीन। यहाँ पर परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं बहुलीकरण एथीन का, यहाँ जिगलर नट्टा की उपस्थिति में कराते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर का भी वेरिएशन है। समबहुलक और सहबहुलक। समबहुलक में क्या होता है दोस्तों, एक ही प्रकार की एक अलग स्पीसीज का बहुलीकरण होता है। सेम टाइप की एक अलग स्पीसीज होती है, जैसे कि पॉलीथीन के अंदर एथीन का बहुलीकरण करा देता है। सहबहुलक में क्या होता है, दो भिन्न प्रकार की एक अलग इकाइयों के बहुलीकरण से सहबहुलक बनते हैं, यानी इसमें दो इकाई अलग अलग होती हैं। तो ब्यूना N और ब्यूना S कैसे हो गए, सहबहुलक। ठीक है। और प्राकृतिक और कृत्रिम की बात करें तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक बहुत सिंपल है। ऐसे बहुलक जो पादप और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन और सेलुलोज, वे तो हो गए आपके प्राकृतिक। और संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके संश्लेषित। इसके एग्जाम्पल है प्रोटीन और सेलुलोज, और इसमें हो जाएगा आपका प्लास्टिक और पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल और साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर बनानी है, और विषम लंबाक्ष गंधक व एक नताक्ष गंधक में कोई दो अंतर बताने हैं। ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, पहला तो पूछा है आपसे पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O5, ये तो इसकी स्ट्रक्चर है। और अगला पूछा है आपसे साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, तो ये है HPO3 का होल थ्राइस, ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है। दोस्तों जो बच्चा इन स्ट्रक्चरों को देख के गया था, मैंने कहा था कि ये यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, फॉस्फोरस की इन स्ट्रक्चरों से और सल्फर की स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सल्फर का ही पूछ लिया। वो सल्फर के अंदर हमसे विषम लंबाक्ष गंधक और एक नताक्ष गंधक के बारे में क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, दो अंतर पूछे हैं। तो दोस्तों गंधक कह लो सल्फर कह लो एक ही बात है, बस ये यहाँ से 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि यह गहरे पीले रंग का होता है और ये इसका कोई रंग नहीं होता, एक नताक्ष में कोई रंग नहीं होता, सुई जैसा क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका, ये जल में अविलय होता है और CH2 में क्या होता है, पूर्ण विलय। ठीक है। और इसका गलनांक क्या होता है, 393 केल्विन ताप होता है। विषम लंबाक्ष कैसा होता है दोस्तों, कमरे के ताप पर स्थायी होता है, इसे गर्म करने पर यह क्या हो जाता है, एक नताक्ष सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो 2 पॉइंट लिखने थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट 4 मार्क्स का, ये अथवा में दिए हैं 2 क्वेश्चन। तो पहली रिएक्शन में आपसे X और Y के स्ट्रक्चर और उनके नाम पूछ रहा है यूपीएससी, और
अगली है गाटरमान कोच रिएक्शन, सेम रिएक्शन यहाँ पर दे दिया आपको, और एक रोजनमंड रिएक्शन पूछ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही दोनों ही आसान क्वेश्चन है। पहले में आपकी क्या है एल्डोल रिएक्शन है, नेक्स्ट आपकी क्या है RMGX की रिएक्शन है CO2 के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो बहुत ही बेसिक रिएक्शन पूछी गई है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है फर्स्ट आपका CH3CHO एथेनॉल दे रखा है और इसकी रिएक्शन तनु NaOH के साथ करा रहा है। तो ये एक एल्डोल रिएक्शन है ना। अब एल्डोल रिएक्शन में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले एल्डोल बनता है, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो इसको अगर IUPAC नाम लिखना है तो 1 2 3 इसको देंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल नाम हो जाएगा। अगर हम हीट करा देते हैं तो यहाँ पर वाटर का निष्कासन होता है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। तो ये क्या हो गया आपका ब्यूट टू इनएल 1 2, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और 2 पे क्या है आपका इन, और 2 पर ही आपका 2 पर इन है और फर्स्ट कार्बन पे आपका एल्डिहाइड है तो N हो गया ब्यूट टू इनएल। बहुत आसान था। ये आपका X है, ये Y है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, गाटरमान कोच रिएक्शन लिखवा रहा है। तो गाटरमान कोच रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, गाटरमान कोच रिएक्शन ये देखिए, गाटरमान कोच रिएक्शन सिंपल है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है। जब बेंजीन को निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, अभिक्रिया की जाती है, तो क्या बन जाता है आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये सिंपल सी रिएक्शन। दोस्तों इस के अंदर अगर जो बच्चा पूरी रिएक्शन पढ़ के गया था उसके लगभग 10-12 नंबर तो रिएक्शनों से आ रहे हैं, ठीक है। अगला जो अथवा में दे रखा है उसमें आप CH3MgBr की रिएक्शन CO2 के साथ करा रहे हैं, तो पहले तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसीटेट, और इसका जल अपघटन कराएंगे अपन तो बन जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये X था और ये Y हो गया इनका IUPAC नाम। और नेक्स्ट आपसे पूछिए रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड अपचयन, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, हमेशा पूछा जाती है रोजनमंड अपचयन। तो इसमें तो दोस्तों कीटोन की रिएक्शन ZnHg के साथ कराते हैं Cl की प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड O खा जाता है और क्या बन जाता है CH2 यानी कि एल्केन मिलती है। ये आपका दोस्तों पेपर था। जो भी बच्चे के अच्छे नंबर आए वो अपने अपने नंबर कमेंट्स में करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि नंबर अच्छे देख के नहीं मुझे भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको पेपर और PDF अगर किसी को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पेपर और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।